हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। कई दिन बाद वापस आया हूं। थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा हो रही थी, तो आप लोग भी रजाइयों में होंगे आराम से सुकून में। तो वापस शुरू करते हैं, पढ़ेंगे वापस। पिछला टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को किसी हम एसी सोर्स से कनेक्ट कराते हैं तो क्या क्या रिजल्ट मिले थे, पिछले वीडियो में आपने देखा। अब हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कि जब कोई इंडक्टर या इंडक्टिंग कॉइल किसी हम एसी सोर्स से कनेक्ट कराते हैं तो क्या फेज में डिफरेंस आता है, क्या उसकी इक्वेशंस मिलती हैं, उन सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो मैं पंकज दीक्षित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजी फील्ड में। आइएगा, जुड़िएगा। और एक बात, वीडियो को आप सब्जेक्टिव व्यू से देख रहे हैं तो उसको पूरा देखा करिएगा। पूरा देखने से क्या होता है कि आपने थोड़ा देखा, बीच की चीजें कुछ मैंने बोला वो आप मिस हो गई। तो जब भी देखो कोई इस फिजिक्स के वीडियो को कोई ऐसा तो है नहीं कोई दूसरा वाला व्यक्ति देखेगा, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड व्यक्ति होगा वही देखेगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं, बहुत काम आने वाली हैं, तो आप पूरा देखिएगा, दिल से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठेगा। तो शुरू करते हैं। इंडक्टर connected with AC source। जैसा हमने रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाया था, वहां पर रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर हम एक इंडक्टर लेंगे जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। दिस इज द इंडक्टिंग कॉइल और इसके साथ में हमने एक लिया है एसी सोर्स। दिस इज द सिंबल ऑफ एसी सोर्स और दिस इज द EMF। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। L इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ये हमने इतना वोल्टेज अप्लाई किया है यहां पर। अब इस वोल्टेज के कारण ये जो पॉइंट्स हैं इंडक्टर के, इन पॉइंट्स के बीच एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कह रहे हैं वो है VL। तो ये तो सर्किट डायग्राम है। अब करंट हम दिखा नहीं सकते, करंट की कोई निश्चित डायरेक्शन तो होती नहीं, कभी क्लॉकवाइज कभी काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में से घूमती है एसी में। तो अब यहां पर अपन यूज करने वाले हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, यानी सेकंड लॉ जो किरचॉफ का है। तो यूज करते हैं कि टोटल वोल्टेज जो कहते हैं वो कंजर्व रहता है, जीरो होता है, यानी कहने का मतलब ये। चलिए, तो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ क्या होगा, VL माइनस E इज इक्वल टू जीरो। सो VL इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपको मिली एक। इतना वोल्टेज यानी इतना पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच है, इस कॉइल के बीच। ठीक, इंडक्टर के बीच इतना है। लेकिन इस इंडक्टर के अलावा कोई और एलिमेंट कनेक्ट नहीं है एसी सोर्स से। तो ये इंडक्टर के बीच जो वोल्टेज है वो हम पढ़ चुके हैं, -L di/dt। ये अपोजिंग नेचर का है, अपोज करता है करंट का। तो इसमें वो जो वोल्टेज है वो बैलेंस करेगा इस अप्लाइंग वोल्टेज या अप्लाइंग EMF का। कैसे, वी नो दैट। कि -L di/dt प्लस E इज इक्वल टू 0। ये इसको बैलेंस करेगा। सॉल्व करेंगे इसको तो L di/dt इज इक्वल टू E और E इज इक्वल टू है E नॉट साइन ओमेगा टी।
तो अपन सॉल्व करेंगे इसको, डी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी आई की निकालेंगे यहां पर, डी आई इज इक्वल टू, उधर भेज दो, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। ये इक्वेशन मिल गई। हमें चाहिए वैल्यू आई की, ई है अपने पास, आई और मिल जाए तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे क्या हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, on integrating this equation करेगा, I is equal to इंटीग्रल E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी डी टी। ई नॉट कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, बाहर आएगा ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रल टी के रिस्पेक्ट में है, यहां पर क्या है, ओमेगा टी। वैसे साइन टी होता यहां पर और टी के तो माइनस कॉस टी हो जाता, लेकिन यहां पर साइन ओमेगा टी है, उसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं हम, तो इसका इंटीग्रल होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। सो ई नॉट अपॉन एल, यहां पर हुआ इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। सो माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। आई की वैल्यू अपने को ये मिली, ठीक है, लेकिन आई की वैल्यू हमें चाहिए इस फॉर्म में। ई की वैल्यू ये थी, साइन के फॉर्म में चाहिए, ये वैल्यू आ रही है कॉस के फॉर्म में, तो इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करते तो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं, या साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब कौन सी अपन इक्वेशन यहां लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करूंगा। कर लिया होगा, चलिए देखें, तो ये हो गया आपका आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। कॉस को लिखेंगे हम साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये होगी, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, दिमाग में आना चाहिए, वो आता भी है। कोई आपको किसी भी टॉपिक पे कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन है, उसमें आप कमेंट भेज सकते हैं, मैं उन कमेंट्स को देखूंगा और आपको उसका समाधान करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा, शॉर्ट आउट करूंगा आपको। और अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है कि साहब ये टॉपिक मेरे को पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो हम यहां टॉपिक आपको डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब यहां माइनस है, हमने इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, हम पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी भी ले सकते थे, लेकिन यहां माइनस को भी हटाना है, तो यहां पर साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिया है। अब यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और यहां पर लिख दें ऐसे माइनस, ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आ गया। अब साइन माइनस थीटा होता है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहां पर, साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस बाहर आ गया पूरी तरह से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो आई इज इक्वल टू मिलेगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये इक्वेशन अपने पास आई। अब ये ओमेगा एल क्या है, ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी जो करंट फ्लो होगी किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू। तो इंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा कॉइल में, लेंथ कहते हैं अपोजिंग नेचर का।
तो करंट का अपोजिंग नेचर में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी, वो इंड्यूस्ड करंट इसको मेन करंट को रोकेगी। तो इतना तो ऑब्वियस है, इतना तो क्लियर है कि वो करंट थोड़ी पीछे रहने वाली है, क्योंकि वो रोक रहा है उसको। कौन? इंड्यूस्ड करंट। तो ओमेगा एल क्या है? ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल। एक्सएल को क्या कहते हैं? एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी एक्सएल की वैल्यू आ गई, ओमेगा होता है 2 पाई एफ एल, ये आ गया आपके सामने। तो जब ये आ गया, ये एक्सएल आ गई वैल्यू, तो एक्सएल का मतलब क्या हुआ? इधर कभी रेज करते हैं अपन, तो ये एक्सएल आ गया। अब यहां पर ये एक्सएल रख सकते हैं अपन, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस की जगह पर अपन आर यूज करते हैं। यहां पर कॉइल अपना रेजिस्टेंस अलग शो कर रही है, तो वहां पर अपन एक्सएल यूज करते हैं। सो क्या हो गया? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, करंट ही हुई है ओम्स लॉ से, तो ये दिस इज आई नॉट। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। सो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये इक्वेशन अपने को मिली। और ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर उस इक्वेशन को भी हम यहां लिख दें, जो इक्वेशन थी साइन ओमेगा टी ये वाली, तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि करंट का फेज क्या है और ईएमएफ का फेज क्या है। तो यानी फेज ऑफ ईएमएफ कितना है? ओमेगा टी। और फेज ऑफ करंट कितना है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अगर इन दोनों का फेज डिफरेंस लिया जाए तो कितना आता है? पाई बाई 2। यानी दोनों के बीच, करंट और ईएमएफ के बीच जो फेज डिफरेंस मिला है वो मिला है पाई बाई 2 का। अब पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस मिल गया, बहुत अच्छी बात है। यानी दोनों के बीच पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस शो क्या कर रहा है? ये देखो इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, यानी करंट इस ईएमएफ से पाई बाई 2 एंगल से पीछे है, क्योंकि वो अपोजिंग नेचर की करंट प्रोड्यूस हुई थी ना, जो इंड्यूस्ड करंट, उसने रोक दिया करंट को, नहीं जाने दिया पहले, तो ये पीछे हो गई बेचारी। यानी दोनों में रेस चल रही है, ईएमएफ और करंट में। तो करंट यहां पर पीछे रह गई ईएमएफ से, कितना? पाई बाई 2। हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई रेस हो रही, ये पीछे है इससे, तो ऑब्वियस सी बात है ये इतना ही इससे आगे होगा। यानी इस इक्वेशन को आप इस टाइप से भी शो कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे भी आप शो कर सकते हैं इक्वेशन को। तो इतना बात क्लियर हो गई कि करंट पीछे है किससे? ईएमएफ से। यानी करंट लैग्स विद ईएमएफ या बाय ईएमएफ, कुछ भी हो सकते हैं। करंट लैग्स फेज पाई बाई 2 विद ईएमएफ। यानी जब हम एसी सोर्स से कोई इंडक्टर कनेक्ट कराते हैं तो करंट पीछे रहती है, किससे? ईएमएफ। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ईएमएफ लीड करता है करंट से पाई बाई 2 से। दोनों बातें ठीक है,
आप जैसे चाहो वैसे बोल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना अपना निकल के आया है। और एक्सेल जो था, जो एक्सेल था वो हमने क्या निकाला था यहां पर, एक्सेल मैंने बताया था आपको 2 पाई एफ एल। एल क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू एल, सॉरी एफ, एक्सेल प्रोपोर्शनल टू एफ। अब ये दो क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में हैं। प्रोपोर्शनल में होने का मतलब है कि इनके बीच जो ग्राफ मिलने वाला है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इस टाइप से। ये एक्सेल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, हमारे घरों में आपको पता है इसी की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया के अंदर, अगर फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज कराएंगे तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा, ये बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करेगा एसी के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट कर दी जाए फिर तो पूछे मत, फिर तो करंट को बिल्कुल ही रोक देगा, ये मान लीजिए आप। अगर डीसी हो, अगर डीसी करंट हो रही है, फॉर डीसी करंट, फॉर डीसी, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी डीसी क्या होती है, 0 होती है। जब फ्रीक्वेंसी डीसी है तो एक्सेल क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब एसी के लिए तो रोक रही है, एसी के साथ इसकी विशेष तनातनी है, लेकिन डीसी के साथ नहीं है। डीसी को जाने देती है कि जाओ तुम, लेकिन एसी के साथ जम के लड़ती है, रोकती है उसको। तो एक्सेल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजिंग नेचर का है फॉर एसी, लेकिन डीसी के लिए कोई अपोज नहीं करता है। डीसी बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से इससे गुजर सकती है। ग्राफ क्या कहते हैं, ग्राफ पे चलते हैं। अगर इसके ग्राफ बनाए जाएं, फेजर डायग्राम्स बनाए जाएं, तो क्या शो कर रहे हैं वो देखते हैं। देखिए, एक चौक और ली जाए तब काम चले। चलो ये देखिए, ये यहां पर E है एंड I इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे है ये टाइम। ये रहा EMF का, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसकी पीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में पीक है, ठीक है। तो ये जो पीक वैल्यू है वो क्या है, ई नॉट, और इसकी इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन क्या कह रही है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। पीछे चल रही है करंट, तो ये पाई बाई 2 की कंडीशन है। ये है करंट, दिस इज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये है पाई बाई 2, ये है पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये है 2 पाई। यहां 0 एंगल है। ये जो है एंगल, ये पाई बाई 2 का है। तो ये पाई बाई 2 से पीछे चल रही है। फेजर क्या कहते हैं इसके, फेजर डायग्राम बनाए। ये करंट का ये पीक वैल्यू है, यहां पर पीक वैल्यू करंट की है। तो अगर इसके फेजर बनाए जाएं तो फेजर डायग्राम मैंने कहा सर्कुलर फॉर्म में दिखा सकते हो, सीधे भी दिखा सकते हो। जैसे ये हमने कहा ठीक है, ये
बताया था मैंने, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, रोटेशन है इसके फेजर के। ये रहा आपका ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट यानी ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज ओमेगा टी, यही तो इक्वेशन थी अपनी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यहां पर इसका प्रोजेक्शन लेते हैं आप तो ये मिलेगा आपको E। करंट की इक्वेशन क्या कह रही थी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये करंट का मैंने एक फेजर बना रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है गोला, कोई बात नहीं, ये है ओमेगा। देखिए तो इसके साथ पाई बाई टू, ये रहा पाई बाई टू, ये रहा पाई बाई टू, ये एंगल पाई बाई टू का है। ये करंट की पीक वैल्यू है आई नोट, यहां से इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो वो होगा आई। ये इसका फेजर है। सिंपल वे में बना सकते हैं फेजर आप चाहो तो ऐसे ना बनाना चाहो कोई बात नहीं, आप ऐसे बना लो, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये रहा आपका ईएमएफ ई नॉट, एंगल है ओमेगा टी, ये यहां से इसका प्रोजेक्शन दिया, दिस इज ई, और यहां से इसका करंट इसके साथ 90 डिग्री पर है, तो दिस इज द करंट आई नॉट मेक्स एंगल पाई बाई टू, और यहां से इसका प्रोजेक्शन है आई। तो आप इस तरह से भी फेजर आप डायग्राम बना सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कि किस तरह से क्या रिलेशन रखता है करंट और वोल्टेज के बीच जब वो कनेक्ट होते हैं किसी ऐसी सोर्स से। अगला टॉपिक जो हम इसका लेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, उसमें ससेप्टेंस बताएंगे आपको, और एक पावर निकालेंगे इसकी कि पावर क्या है, और एक ग्राफ बताएंगे आपको पावर, करंट, फ्लक्स और ईएमएफ के बीच कि ग्राफ बनता कैसे है और क्या होता है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।